मोहता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम अध्ययन करेंगे बीए पार्ट थर्ड का जो सेकंड पेपर है भारत का भूगोल के सी पोर्शन के अंदर जो निबंधात्मक प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये जो पेपर है एमए फाइनल ज्योग्राफी का जो 7th पेपर है भारत का भूगोल, भारत का वृहद भूगोल, तो वो भी कॉमन सिलेबस है। इसमें 1-2% अलग से हैं, उनको मेंशन इसके अंदर किया गया है। तो कौन कौन से बी पार्ट थर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, एमए के अंदर एक्स्ट्रा पर्सन उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया है। तो इसके अंदर इसके साथ हम 21 अगस्त 2021 को जो ज्योग्राफी बी पार्ट थर्ड का जो एनसी का जो पेपर हुआ था तो उसमें से कुछ पर्सन इसमें भी आने की संभावना है। उसके आधार पर भी अपने क्या है उनका निष्कर्ष निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग पेपर किस तरीके का बनने वाला है। तो वो पर्सन भी अपने डिस्कस करेंगे। 2-2 नंबर के पर्सन कौन कौन से आए हुए हैं या जो वेबर के क्वेश्चन है वो कौन कौन से आए, बड़े पर्सन उसके अकॉर्डिंग कौन से इंपॉर्टेंट है उसमें भी इसको मेंशन किया गया है। इसके अलावा एक पर्सन का अपने विस्तार से अध्ययन भी करेंगे। इसके अलावा यदि टाइम मिला तो 1-2 पर्सन और, हालांकि जो बड़े पर्सन है उसमें मैक्सिमम पर्सन मैंने क्लास के अंदर के साथ साथ यूट्यूब पर क्या है करवा दिए गए हैं, तो उसके लिंक भी अपने क्या है इसके अंदर डाल देंगे। तो अभी भी तो अपने पास 2 दिन का टाइम है। चलो अपने देखते हैं बीए पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर भारत का भूगोल 2021 के अकॉर्डिंग सी पोर्शन के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा एमए फाइनल का जो 7th पेपर है भारत का वृहद भूगोल, तो उसके इंपॉर्टेंट प्रश्नों के जो सी पार्ट है उस पर डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सन इसके अकॉर्डिंग बनते हैं। तो एक प्रश्न तो इसके अंदर सीधा सा ही बनता है कि भारत को भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हुए किसी एक प्रदेश का विस्तार से अध्ययन कीजिए। तो उसके अंदर यानी इसमें भी एनसी के एग्जाम के अंदर भी ये प्रश्न आया हुआ है कि भारत के उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का विस्तार से अध्ययन कीजिए। तो इसके अंदर अब की बार इसके अंदर बन सकता है भारत को भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हुए किसी एक प्रदेश का विस्तार से अध्ययन कीजिए। तो वो एक प्रदेश उत्तरी पर्वतीय प्रदेश भी हो सकता है, उत्तर भारत का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, इन तीनों में से एक प्रश्न है यह पूछा जा सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर यूट्यूब पर बढ़िया तरीके से प्रश्न करवाए गए, उन प्रश्नों पर आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो प्रश्न है भारत की अपवा प्रणाली का विस्तार से अध्ययन कीजिए, या इसके अंदर प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारत के बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरने वाली नदियों का विस्तार से अध्ययन कीजिए। तो अपवा प्रणाली 3 प्रकार की, आंतरिक अपवा प्रणाली, अरब सागरीय अपवा प्रणाली और बंगाल की खाड़ी की अपवा प्रणाली, उसका भी हमने वीडियो डाल दिया है, उसका लिंक भी आपको डाल देंगे। इसके अलावा जो थर्ड पर्सन इसके अंदर यदि हम डिस्कस करना चाहें कि भारत में वनों का वर्गीकरण कीजिए तथा उनके वितरण एवं उनकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत में वनों का वर्गीकरण का टॉपिक विस्तार से हमने विभाजन किया था कि वर्षा और तापमान के आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है, या भारतीय संविधान के अनुसार वनों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, यानी 4 वर्ग आधार पर वनों का वर्गीकरण किया गया है। उसके 2 वीडियो बनाकर अलग से डाल दिए, उनका आप अवलोकन कर सकते हो। इसके अलावा यानी चौथे पर्सन पर डिस्कस करें जो इंपॉर्टेंट बनता है वो इसके अंदर बनता है भारत में नीचे दी गई फसलों में से किसी एक फसल की भौगोलिक दशाएं, उसका उत्पादन और वितरण का वर्णन कीजिए। वो फसल जैसे इसके अंदर एनसी वाले के अंदर प्रश्न पूछा गया है कि भारत में गन्ने की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं, उनका वितरण एवं उत्पादन का अध्ययन कीजिए। तो अब की बार या तो चावल, गेहूं या कपास, इनमें से 1% 100% आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा छोटे प्रश्न के अंदर मैंने चाय और कॉफी को डाला। 7 नंबर का प्रश्न बन सकता है कि चाय की फसल के लिए कौन कौन सी आवश्यक भौगोलिक दशाएं चाहिए, या कॉफी की फसल के लिए कौन कौन सी आवश्यक भौगोलिक दशाएं चाहिए। तो इसके अंदर भी यानी मोस्ट इंपोर्टेंट है एमए विद्यार्थियों के लिए भी, बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए
इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं भारत में लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण के कारण उसका उत्पादन और वितरण, या सीधा ही पूछ सकते हैं कि सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों का विस्तार से अध्ययन कीजिए, या लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों का अध्ययन कीजिए। साथ में जोड़ेगा तो उत्पादन और वितरण भी जोड़ सकता है, क्योंकि अब की बार प्रश्न बड़ा बनने वाला है, यानी एक प्रश्न लगभग 35 अंक का होगा निबंधात्मक प्रश्न, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बड़ा भी प्रश्न इसके अंदर बन सकता है। तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट की यदि हम बात करते हैं तो सीमेंट उद्योग और लौह इस्पात उद्योग एमए के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है। वही सूती वस्त्र उद्योग यदि इसके अंदर देखें तो सूती वस्त्र उद्योग और लौह इस्पात उद्योग बी पार्ट थर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन बनते हैं। इसमें से बीच में से पर्सन बनेंगे। इतने ज्यादा पर्सन लेने का मुख्य उद्देश्य है कि इसमें 7 नंबर के पर्सन भी इसी में से बनेंगे। यदि आप पढ़ोगे तो उसमें से आप आसानी से कर सकते हो, और हालांकि अलग से करवाएं लेकिन छोटे पर्सन बीच में से कहीं से भी आ सकते हैं, तो उस मद्देनजर रखते हुए ये 6-7 पर्सन डाले गए हैं। इसके अलावा यानी चौथी यूनिट में जनसंख्या विस्फोट क्या है या इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को समझाइए। जनसंख्या विस्फोट से क्या तात्पर्य है? भारत में 1951 से 1981 की जो अवधि थी उसमें जनसंख्या बड़ी द्रुत गति से बढ़ी थी, और वो जो काल है जनसंख्या विस्फोट का काल है, और इसका मैंने अलग से वीडियो बनाकर या यूट्यूब पर डाल रखा है, उसका आप अवलोकन कर सकते हो। इसके अलावा इसी से संबंधित प्रश्न दूसरा यदि बनाना चाहे तो भारत में जनसंख्या वृद्धि एवं घनत्व पर एक निबंध लिखी, इस तरीके का प्रश्न भी बन सकता है। तो ये एमए के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। इसके अलावा यानी ये जो प्रश्न है बीए पार्ट थर्ड और एमए दोनों के लिए कॉमन है कि भारत में 5 वर्षीय योजनाओं के दौरान कृषिगत विकास की विवेचना कीजिए। कि भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं रही, उन पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि के से संबंधित कौन कौन से सुधार किए गए, कौन कौन सी विकासात्मक योजनाएं अपनाई गई, उनका विस्तार से अध्ययन करना है। क्रम वाइज प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाएं, या हरित क्रांति कौन कौन से प्लान के तहत मुख्य रूप से आई, कौन कौन सी विकासात्मक योजनाएं इसके अंदर अपनाई गई, उनका विस्तार से अध्ययन इसके अंदर करना है। इसके अलावा नेक्स्ट और प्रश्न की बात करें तो एमए फाइनल के विद्यार्थियों के लिए तो कम इंपोर्टेंट है, लेकिन जो एमए के विद्यार्थी है उसके लिए महत्वपूर्ण बनता है कि भारतीय मानसून की प्रक्रिया क्या है, भारत में मानसून किस प्रकार से आते हैं, मानसून की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत का भी प्रश्न इसके अंदर बनता है। भारतीय मानसून की विशेषताएं क्या है, 20-25 विशेषताएं हैं। मानसून के अंदर विभंगता पाई जाती है, कई प्रकार की विशेषताएं जिसका भी हमने वीडियो बनाकर अलग से डाल दिया है। इसके महत्व का वर्णन कीजिए, यानी भारतीय मानसून की प्रक्रिया क्या है, उनकी विशेषताएं, और भारतीय मानसून का क्या महत्व है जिसका हमने महत्व पर प्रकाश डाला। भारतीय मानसून कृषि, भारत की कृषि मानसून पर निर्भर है और मानसून का जुआ भी कहते हैं, और भारतीय बजट है वो भी मानसून पर ही मुख्य रूप से क्या है निर्भर करता है। तो इस प्रकार और ये जो इम्पोर्टेंट बड़े प्रश्न हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो अगली बार बी पार्ट थर्ड का जो 21 मई 2021 को जो एग्जाम हुआ उसके अंदर एक प्रश्न पूछा गया कि भारत में विविधता में एकता वाला देश है, इस कथन की व्याख्या उपयुक्त उदाहरणों के द्वारा दीजिए। तो यानी ये प्रश्न 7 नंबर का प्रश्न पूछा गया। तो चूंकि ये बी पार्ट थर्ड के अंदर भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बड़े प्रश्न के रूप में इसको यानी वर्तमान परिदृश्य में देखें तो इसको शामिल किया जा सकता है, सिलेबस में अपने है। तो एमए फाइनल के विद्यार्थियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बी पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए। तो ये चीजें होंगी, इस प्रश्न का अपने थोड़ा सा विस्तार से अध्ययन करेंगे। उससे पूर्व 2021 यानी 21 मई 2021 को जो बीए पार्ट थर्ड एनसी का जो पेपर था उस पेपर के अंदर 2-2 नंबर के प्रश्न कौन से आए हैं और 7-7 नंबर के कौन से, उन प्रश्नों पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग अब कौन से प्रश्न आने वाले हैं उन प्रश्नों पर डिस्कस अपने करते हैं। तो पहला प्रश्न तो है बांगर और खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए, जिसका हमने पिछले 3 वीडियो पहले भारत के इंपोर्टेंट प्रश्न बनाए थे, उसमें मैंने विशेष फोकस दिया था कि बांगर और खादर क्या है उसका वर्णन करना था। बांगर प्राचीनतम जलोढ़ मैदान है, खादर नवीनतम जलोढ़ मैदान है। बांगर की अपेक्षा खादर उपजाऊ है,
बांगर में बाढ़ नहीं आती, प्रतिवर्ष खादर में यानी बाढ़ आती है। बांगर ऊंचा है नदी के पेटे से, खादर नीचा है। तो ये 3-4 विशेषताएं थी और उसकी परिभाषा का अवलोकन करना है तो आप पिछला वीडियो इसके अंदर देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न इसने बनाया है कि हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अंतर स्पष्ट कीजिए, या हिमालय और प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसके अंदर 2-3 अंतर आपको स्पष्ट करने थे कि हिमालय तंत्र से निकलने वाली नदियां हैं वो युवावस्था में है, और दूसरा यदि देखें वो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती है, वर्ष भर यानी उसमें जल है वो प्रवाहित होता है, और युवावस्था में प्रायद्वीपीय पठार की नदियां प्राचीन हैं या यूं कहें बूढ़ी हो चुकी हैं और वो अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। अधिकांश नदियां बरसाती हैं, वर्षा की ऋतु में उसमें जल रहता है। हालांकि ये बात अलग, उसमें डैम बना के जल को रोक लिया जाता है, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई यदि हम देखें तो 600 से 900 मीटर है और दक्षिण में जाए तो लगभग यानी 1500 मीटर औसत ऊंचाई है। तो वहां जल वर्षा से ही पर निर्भर है। वही प्रायद्वीपीय उत्तर भारत की जो नदियां हैं उसमें वर्षा ऋतु के बाद जो बर्फ का जो पिघला हुआ जल है उससे कंटिन्यू प्रोसेस के अंदर यानी जल मिलता रहता है। तो उत्तर भारत की नदियां हैं वो बाढ़ लेके अधिक आती है और उत्तर भारत के अंदर यानी पर्याप्त मात्रा में जल लेके आते हैं। तो कई प्रकार के अंतर स्पष्ट किए जा सकते हैं, जिसको मैंने भारत की जो अपवा प्रणाली का जो वीडियो करवाया उसमें विस्तार से इसको क्या है समझाया गया है। और चूंकि इसमें भी इम्पोर्टेंट है भारत की अपवा प्रणाली का वर्णन कीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको उसको पढ़ना है। तो यानी बीच में से प्रश्न किस तरीके से बनते हैं, तो ये चीजें हैं, ये प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में नहीं करवाया था। अब नेक्स्ट प्रश्न है पश्चिमी विक्षोभ क्या है, जिसको मैंने विशेष रूप से फोकस रखा था, चाहे उसको भूमध्य सागरीय चक्रवात कर दो, पश्चिमी विक्षोभ कर दो या मावठ। इसका हमने वर्णन पिछले वीडियो में कर लिया था कि भूमध्य सागरीय चक्रवातों से शीतकाल में यानी उत्तर पश्चिम भारत में जो चक्रवात आते हैं जिससे हल्की फुल्की 5 से 10 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है जो रबी की फसल के लिए लाभदायक है, उसको ही बेसिक क्या कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। उन्हीं को ही मावठ कहते हैं, उन्हें ही भूमध्य सागरीय चक्रवात के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न आया था काल बैसाखी, जिसका हमने अध्ययन भी किया था भी, यानी बैसाख के महीने में गर्दन के साथ जो क्या है यानी चक्रवात की जो वर्षा होती है, जो फसल पक जाती है और उसमें नुकसान होता है, तो वो यानी काल बन के आने वाली बैसाख के महीने में वाली गर्दन के साथ जो चक्रवाती वर्षा है, जो आंधी धूल आंधियों के साथ वर्षा होती है, वो काल बैसाखी। तो इसको यानी कई बार टर्म्स चेंज कर देता है और वो पूछता है काल बैसाखी ने देके नॉर्वेस्टर दे देता है। 2 साल पहले प्रश्न आया नॉर्वेस्टर क्या है, हालांकि इंग्लिश में काल बैसाखी को कहते हैं नॉर्वेस्टर और हिंदी में काल बैसाखी, तो थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करते हैं। तो इसके अलावा इसके अकॉर्डिंग यदि देखें तो वो बोडोशिलो क्या है, यानी उत्तर पूर्वी भारत में असम के अंदर जो यानी चाय की फसल के लिए लाभदायक वर्षा है, इसी मौसम के अंदर अप्रैल और मई के अंदर जो होने वाली जो वर्षा है हल्की फुल्की वर्षा जो चाय की फसल के लिए, या मैंगो शावर क्या है, या चेरी ब्लॉसम क्या है, इस तरीके के प्रश्न, इससे रिलेटेड प्रश्न इसके अंदर आएंगे, जो जिसको हमने पिछले वीडियो के अंदर इसके प्रश्न आपको करवा दिया था। इसके अलावा एक प्रश्न बड़ा करंट के अंदर इसने डाला है कि भारत में हाल ही में आए 2 चक्रवातों के नाम बताइए। तो यदि हम देखें तो भारत में हाल ही में जो चक्रवात आते हैं, क्योंकि भारत की लोकेशन देखें तो भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर स्थित है। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा भारत के मध्य में से गुजरती है, तो यहाँ की दशाएं उष्ण कटिबंधीय है। हालांकि ऊपर वाला कर्क रेखा उत्तर वाला शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, लेकिन हिमालय के कारण वहां उष्ण कटिबंधीय दशाएं ही प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। तो भारत में अधिकांश जो चक्रवात आते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। तो हाल ही में जो आए वाले चक्रवात की बात करते हैं तो ताउते जो चक्रवात आया था अरब सागर के अंदर, कब ये आया था 16 मई 2021 को। ताउते चक्रवात से गुजरात के आसपास वाले क्षेत्रों में यानी काफी नुकसान इसकी वजह से हुआ था। इसके अलावा 21 मई 2021 को भी तोकेत नामक क्या है चक्रवात अंडमान निकोबार द्वीप समूह उड़ीसा वाला जो बैंड है, जिसमें यूं कहें कि बंगाल की खाड़ी के अंदर एक चक्रवात आया था।
इसके अलावा यास चक्रवात भी लगभग यानी मई के एंड के अंदर यानी ये चक्रवात आए थे। तो 2 चक्रवातों के नाम लिखने थे, कहाँ आया और कौन से क्षेत्र को प्रभावित किया, क्योंकि इसमें 50 शब्द की सीमा का ध्यान में मुख्य रूप से रखा जाता है। तो ये प्रश्न इसके अंदर पूछा गया था। इसके अलावा एक प्रश्न इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर दिया कि भारत में शुष्क कृषि क्षेत्र, शुष्क कृषि के बारे में नहीं पूछा। जैसे मैंने पिछली बार कहा कि शुष्क कृषि से क्या तात्पर्य है, इसने थोड़ा सा कर दिया शुष्क कृषि क्षेत्र। तो शुष्क कृषि क्षेत्र वहां होगी जब वर्षा 50 सेंटीमीटर या उसके आसपास या उससे कम वर्षा होती है, जहां सिंचाई के साधन नहीं है, वहां जो कृषि की जाती है वो वर्षा से पूर्व यानी झाड़ झखाड़ साफ करके खेतों को जुताई कर दी जाती है, वर्षा हो जाती है, तो उसमें वर्षा के बाद उसमें क्या है खरीफ की फसलें बो दी जाती है। तो अब चाहे मूंग हो, चाहे मोठ हो, बाजरी हो, ये जो फसलें हैं ये उसमें शुष्क कृषि के अंदर की जाती है। तो यदि हम देखें भारत के मैप में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा वाला कुछ क्षेत्र है, कुछ दक्षिण भारत के अंदर यानी जो वर्षी छाया प्रदेश है वहां पूरे ये शुष्क कृषि है वो प्रमुख रूप से क्या है की जाती है। तो ये प्रश्न इसके अंदर आ गया। इसके अलावा भारत में सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं? तो भारत के अंदर नहरों से भी सिंचाई होती है, कुओं से भी होती है, नलकूपों से भी होती है, इसके अलावा तालाबों से सिंचाई होती है। तो उत्तर भारत में नहरों और कुओं से सिंचाई होती है, उत्तर पश्चिम में भी नहरों और कुओं से, दक्षिण भारत में तालाबों से सिंचाई प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर होती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न को प्रोजेक्ट करना था। इसके अलावा यदि हम देखना चाहें नेक्स्ट प्रश्न, भारत में प्रमुख मुद्रा दैनिक फसलों के नाम बताइए, यानी जिससे किसान को आय प्राप्त होती है। तो चाहे वो यदि हम बात करें कपास है, चाहे आपका गन्ना है या सरसों है, जूट है, ये जो फसलें जिससे किसान को सीधी आय प्राप्त होती है वो फसलें मुद्रा दैनिक फसलें कहलाती है। चाहे चाय हो, कॉफी हो, तंबाकू हो, ये जो फसलें जिससे किसान को गुआर हो, ये सीधी मुद्रा दैनिक फसलें हैं। ये किसान घर पर नहीं रखता, जैसे मूंग है उसमें एक लिमिट के अंदर रखता है, बाकी यानी व्यापार के लिए करता है। तो ऐसी जो फसलें होती है वो मुद्रा दैनिक फसलों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो अब की बात पूछ सकते हैं खाद्यान्न फसल कौन कौन सी है, व्यापारिक फसलों पर टिप्पणी लिखिए, इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारत में लोएस के प्रमुख प्रकारों का अध्ययन कीजिए। वो भारत में 4 प्रकार का लोहा निकलता है, जिसमें हेमेटाइट है, चैडेराइट है, लिमोटाइट है, ये कई प्रकार का लोहा निकलता है। लोहा इस्पात उद्योग का यानी विस्तार से प्रश्न करवाया गया, इम्पोर्टेंट भी है, उस प्रश्न को आप अवलोकन करें तो निश्चित रूप से इसमें ये प्रश्न मिलेंगे। तो ये 10% तो यानी आईटी इसमें हो सकता है, एमए के अंदर 2-3% रिपीट हो जाए, यानी इसके अंदर आपके बी पार्ट 3 के अंदर भी 1-2 प्रश्न आ सकता है। हालांकि इससे रिलेटेड आ सकते हैं, जैसे काल बैसाखी ने देकर वो दे देगा यानी नॉर्वेस्टर दे देगा, हालांकि इसका उपनाम है, या दे देगा अम्र वर्षा क्या है, या इसके अंदर चेरी ब्लासम क्या है, बोडो चिल्लो क्या है, इससे संबंधित प्रश्न इसके अंदर आ सकते हैं। या पश्चिम विक्षोभ ने देकर माउंट दे देगा, या भूमध्य सागरीय चक्रवात से क्या तात्पर्य है, या शुष्क कृषि से क्या तात्पर्य है, या भारत के अंदर प्रमुख रबी की फसलें या खरीफ की फसलों के नाम बताइए, इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे लो एसिड के प्रकारों के बारे में पूछ लिया, अब की बार हो सकता है कोयले के प्रकारों के बारे में पूछ ले, तो यानी उससे संबंधित प्रश्नों को ही प्रमुख रूप से पूछता है। तो ये हो गया एक पोर्शन जो 21 मई 2021 को जो प्रश्न आया था। अब हम बी पार्ट के अंदर कौन कौन से प्रश्न आए हैं, तो बी के अंदर एक प्रश्न तो यही आया कि भारत में विविधता में एकता वाला देश है, इस कथन की उपयुक्त उदाहरणों से व्याख्या कीजिए। तो लगभग 200 शब्दों में यानी इस प्रश्न को करना था। या इसके अंदर एक प्रश्न, भारत को भूआकृतिक विभागों में विभाजित कीजिए और दक्कन के पठार पर टिप्पणी लिखिए, यानी ये प्रश्न इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है पूछ लिया। इसके अलावा भारत में मृदा के प्रकारों तथा उनका वितरण कि भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 8 प्रमुख और 27 गौण मृदाओं का अध्ययन किया है। तो मृदा पर टिप्पणी पूछी जा सकती है 7 नंबर की, जिसमें मैंने इंपोर्टेंट प्रश्न में करवाया भी गया था। तो मिट्टियों के अंदर भी आप अवलोकन करेंगे, किसी पर्टिकुलर मिट्टी पर जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी,
उस पर टिप्पणी पूछी जा सकती है, या मिट्टियों की विशेषताओं के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा भारत में गेहूं की फसल के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए, ये भी 7 नंबर के प्रश्न में डाल दिया। या इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो मैंने पीछे करवाया वो प्रश्न भी 7 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है। भारत की अर्थव्यवस्था में पेट्रोलियम संसाधनों के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो पेट्रोलियम संसाधन राजस्थान द्वितीय स्थान पर, उत्पादन में भारत के जो कुल पेट्रोलियम उत्पादन होता है उसका 1/4 उत्पादन भारत करता है। हालांकि पेट्रोलियम के दाम बढ़ रहे हैं तो उसमें उससे संबंधित रिलेटेड करके इस प्रश्न को पूछ लिया। तो भारत में जल विद्युत शक्ति के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी है। या भारत में नगरों की प्रमुख समस्याएं, जिसको मैंने एमए फाइनल के अंदर भी कौन कौन सी समस्याएं हैं, चाहे उसमें परिवहन की समस्या हो या आपराधिक घटनाएं, चाहे साइबर अपराध हो या अन्य घटनाएं जो होती है वो रिलेटेड इसके अंदर आपको उसके बारे में अध्ययन मैंने पहले करवा दिया था। इसके अलावा भारतीय कृषि के प्रादेशिकरण पर अध्ययन कीजिए। तो ये बी पोर्शन के अंदर प्रश्न पूछे गए थे, तो इसमें 2-3 प्रश्न इंपोर्टेंट है, जिसमें से एक तो जो ये प्रश्न है भारत की विविधता में एकता वाला देश है, ये 7 की जगह यानी 35 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, चाहे एमए फाइनल हो या बीए पार्ट 3, इसके अंदर ये इंपोर्टेंट है। तो इस प्रश्न पर अपने विस्तार से अध्ययन भी करेंगे। इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर 7 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। या भारतीय अर्थव्यवस्था में पेट्रोलियम संसाधनों पर टिप्पणी के रूप में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। या भारत में जल विद्युत के उत्पादन पर टिप्पणी को भी इसके अंदर पूछा जा सकता है। मिट्टियों के अंदर भी मिट्टियों की विशेषता या मिट्टियों के प्रकारों के बारे में या किसी पर्टिकुलर मिट्टी पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये चीजें तो होगी, यानी पिछले प्रश्न का आपने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं भारत विविधता में एकता वाला देश है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। कि भारत में देखें तो भारत में एकता से तात्पर्य क्या, विभिन्न असमानताओं के बावजूद भी अखंडता का अस्तित्व है भारत में, यानी विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न जाति, प्रजातियों, धर्मों के लोग रहते हैं और वहां धर्मों के अंदर बिल्कुल क्या है, आपस में सामंजस्य है, देश की एकता और अखंडता यानी वो बनाए हुए हैं। तो इसके अंदर यदि हम बात करें भारत में जो विविधता में एकता यहाँ की न केवल प्राकृतिक यानी विविधता के रूप में देखने को मिलती है, आर्थिक विविधताएं, जनजाति की विविधताएं हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल यदि हम देखें तो भारत के अंदर यानी चारों तरफ से जो सीमाएं हैं, 3 तरफ से समुद्र है, उत्तर में जो हिमालय है उसको एक अलग प्रकार की भौगोलिक स्थिति के अंदर संजोए हुए हैं। हालांकि भारत के परिदृश्य में जाए, भारत की यानी मध्य में से कर्क रेखा गुजरती है, तो उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंधीय, दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंधीय, लेकिन हिमालय है जो उत्तर से आने वाली जो साइबेरिया की ठंडी हवाओं से रोकता है, उस शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु दशाओं में भी उष्ण कटिबंधीय दशाओं की परिस्थितियां देखने को मिलती है। और यह जो विशेषताएं हैं वो भारत में ही प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। तो भारत में विविधताओं में एकता का यदि हम प्रकाश डालना चाहें तो भारत में विविधता में एकता की जो प्रसिद्ध अवधारणा है ये बिल्कुल स्टिक बैठती है, क्योंकि भारत के अंदर विभिन्न संप्रदायों के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों, नस्लों, संस्कृति और परंपराओं के लोग एक साथ विविधता में एकता का प्रदर्शन करते हुए देश के लिए सब एकजुट रहते हैं और संस्कृति, परंपरा, धर्म, भाषा अलग होने के बावजूद भी यहाँ एक दूसरे का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। जैसे 2-3 दिन पहले ईद मनाई गई मुस्लिम समुदाय के भाइयों, आज है हम रक्षाबंधन मना रहे हैं, तो ये भी जो रक्षा सूत्र है वो देश की एकता, अखंडता को मुख्य रूप से क्या है, प्रदर्शित करता है। भारत इससे पूर्व जाए तो भारत में अनेक प्रकार के धार्मिक स्थान हैं, विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, विभिन्न संप्रदायों के लोग रहते हैं, फिर भी भारत में एक अनूठी एकता को सूत्र में बांधे हुए है। यहाँ के निवासियों की भाषा है, उत्सव है, कला, नृत्य, संगीत, वेशभूषा, रीति रिवाज में विविधता होने के बावजूद भी यहाँ एक मनमोहक रंग घोलती है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं बड़ा सामंजस्य पूर्ण तरीके से।
और तभी भारत में यानी विदेशों से जो भी जातियां आई भारतीय रंग और आबो हवा के अंदर समा गई। मुस्लिम हो तुर्क चंगेज आए लेकिन भारतीय संस्कृति में वो घुल मिल गए। भारत की यानी के जो यानी एकता अखंडता के जो दर्शन होते हैं वो न केवल प्राकृतिक स्वरूप में देखने को मिलते हैं बल्कि यहाँ के लोगों की मानसिकता या यूं कहें यहाँ के लोगों की सोच में भी एकजुटता मुख्य रूप से क्या है प्रदर्शित होती है। चाहे वो आर्थिक विविधताएं हैं लेकिन फिर भी उसमें एकजुटता के दर्शन प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। तो भारत में विविधता की यदि हम बात करते हैं भारत में अनेक प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती हैं। ये सभी विविधताएं न केवल हमारे समाज को विभिन्न रंग प्रदान करती है बल्कि भारतीय समाज को एक अनोखे समरस समाज के सूत्र में बांधने का कार्य करती है। भारत में मिलने वाली जो विविधताएं संपूर्ण समाज के लिए एकजुटता का प्रदर्शन करती है। जब देश के यानी हित की बात होती है तो हम सभी एकजुट होकर यानी संघर्ष करते हैं। जैसे पिछले कुछ एक उदाहरण देखने को अफगानिस्तान के अंदर यानी तालिबान ने कब्जा कर लिया तो भारत के किसी नेता ने यानी अवांछित बयान दे दिया तो उस पर सोशल मीडिया के अंदर विभिन्न प्रकार के यानी दलों ने उनका बड़ा कठोर विरोध किया। क्यों? क्योंकि वहां भारत की एकता और अखंडता को जब चोट पहुंचती है तो वहां फिर विभिन्न संप्रदायों के लोग एकजुट होकर भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो भारत के अंदर यानी विविधताएं कैसे है जैसे उदाहरणों से हमने व्याख्या इसका करेंगे। तो भारत में विविधताओं का यदि हम अध्ययन करें तो 3 मुख्य बिंदुओं को लेकर उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक विविधताएं भारत में किस प्रकार से, आर्थिक विविधताएं किस प्रकार से और जनसांख्यिकीय विविधताएं या जननांकीय विविधताओं में किस प्रकार अंतर देखने को मिलता है उसको उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। जैसे प्राकृतिक विविधता तो मैंने पहले भी बात की थी कि भारत के तीनों ओर समुद्र है। उत्तर में हिमालय भारत को एक विशिष्ट प्रकार की भौगोलिक दशाओं के अंदर समायोजित करता है। उसके अंदर देखें स्थलाकृतिक विविधता की यदि जब बात आती है तो भारत का उत्तरी भाग पर्वतीय है, मध्यवर्ती भाग क्या है विशाल मैदान है जो गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ मैदान है, दक्षिणी भाग पठारी है। तो भारत के स्थलाकृतिक स्वरूप के अंदर काफी विविधताएं देखने को मिलती है। कहीं तो जलोढ़ मैदान है, कहीं पठारी है, कहीं पर्वतीय है और उसमें भी यदि हम देखें अलग अलग समय के अंदर अलग अलग प्रकार की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। जहां इसकी संरचनात्मक विविधता के अंदर यदि हम बात करें तो भारत की संरचनात्मक विविधता में काफी विविधता देखने को मिलती है। इसके अंदर बात करें स्थलाकृतियों के अंदर देखें तो स्थलाकृतियों में देखें तो पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं भ्रंश है, कहीं घाटियां हैं, कहीं तटीय डेल्टाई क्षेत्र है। तो यानी यहाँ के स्थलाकृति के साथ साथ यानी संरचनात्मक स्वरूप में भी काफी विविधताएं देखने को मिलती है। स्थलाकृति के अंदर यानी उच्चावच इसके अंदर संरचनात्मक रूप से देखें पर्वत पठार मैदान भ्रंश घाटियां। यहाँ देखें तो यहाँ की चट्टानों में काफी विविधताएं देखने को मिलती है। ये तो भी क्या है विविधता। इसके अलावा जल प्रवाह से संबंधित विविधता की बात करें तो भारत के अंदर देखें तो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है और मानसूनी जलवायु की मुख्य विशेषता है कि 4 से 5 महीने वर्षा होती है और भारत के अंदर कई पर्वत श्रेणियां जल विभाजित रेखा का काम करती है जैसे पश्चिमी घाट है विंध्याचल सतपुड़ा अरावली और राजमहल की पहाड़ियां। इसके जो पश्चिम वाला भाग है की जो नदियां अरब सागर जल प्रवाह प्रणाली का निर्माण करती है और अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है। कुछ नदियां ऐसी है जो न बंगाल की खाड़ी में गिरती न अरब सागर में, तो वो आंतरिक अफवाह प्रणाली का निर्माण करती है। तो इस प्रकार भारत के अंदर यानी जल प्रवाह संबंधित विविधता भी देखने को मिलती है। इसके अलावा जलवायु संबंधी विविधता से क्या तात्पर्य है कि भारत के अंदर देखें कर्क रेखा मध्य से गुजरती है। उत्तरी भाग है वो कौन सा है उष्ण कटिबंधीय यानी शीतोष्ण कटिबंधीय, दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंधीय यानी दशाएं देखने को मिलती है
और यहाँ जलवायु के अंदर देखें वर्षा में विविधता देखने को मिलेगी। एक तरफ उत्तर पूर्व भारत के अंदर मेघालय में 1300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहीं यदि हम बात करें अपने जैसलमेर में 5 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो वर्षा में भी विविधता देखने को मिलती है। तापांतर या तापमान में विविधता मिलती है, यानी एक प्रदेश के अंदर भी विविधता मिलती है। जैसे अपने राजस्थान के अंदर जैसलमेर या अपना चूरू है, तापमान 50 डिग्री से अधिक पहुंच जाता है गर्मियों में, वही सर्दियों में वही तापमान माइनस में पहुंच जाता है। तो यानी तापमान में विविधता देखने को मिलती है। उत्तर भारत के अंदर तापमान 40, 45, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहुंच जाता है। ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण भारत के अंदर लगभग 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। इसी प्रकार आर्द्रता के अंदर भी विविधता देखने को मिलती है। तो वर्षा में विविधता देखने को मिलती है। भारत में औसत वर्षा 120 सेंटीमीटर है, राजस्थान में 57.5 सेंटीमीटर है। दक्षिण उत्तर पूर्व भारत में जाए तो वर्षा अधिक देखने को मिलती है। तो वर्षा में भी असमानता पाई जाती है और ये भी भारत की विविधता को प्रदर्शित करता है। यानी भारत की विविधता को प्रमुख रूप से क्या है, ये प्रदर्शित करने वाला एक प्रमुख कारक है जो प्राकृतिक कारक में आता है। इसके अलावा जलीय आवश्यकताओं से संबंधित विविधता कि भारत के अंदर देखें, यानी कृषि के अंदर सिंचाई के अलग अलग साधन अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, सिंचाई के साधन नहीं है, वहां शुष्क कृषि पद्धति अपनाई जाती है। तो कहीं फव्वारा सिंचाई पद्धति है, कहीं कुओं, नलकूपों, ट्यूबवेलों, तालाबों से सिंचाई की जाती है। तो ये विशेषता दर्शाती क्या, जलीय आवश्यकताओं से संबंधित विशेषता प्रदर्शित करती है। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है मृदा संबंधी विविधता कैसी है प्राकृतिक विविधता में। तो मृदा में देखें तो मृदा का निर्माण होता है चट्टान और जलवायु वनस्पति से। तो अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग प्रकार की चट्टानें, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में यानी पर्वतीय मिट्टी का विस्तार मिलेगा, उत्तर भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार मिलेगा, दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है यानी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी भाग है वहां यानी लावा के द्वारा चट्टानों का निर्माण हुआ है तो काली मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है। दूसरी तरफ यानी वहां प्रायद्वीपीय पठार या छोटा नागपुर के पठारी वाले भाग से लेकर ठेठ दक्षिण के अंदर जाते हैं तो वहां लोहांश की मात्रा पाई जाती है चट्टानों में, तो लाल मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है। कहाँ, लैटराइट मिट्टी की। अपने राजस्थान के उत्तर पश्चिमी राजस्थान में बलुई मिट्टी की प्रधानता मिलती है। तो ये भी प्राकृतिक विविधता को प्रदर्शित करता है, मिट्टियों के अंदर विविधता या मृदा संबंधी विविधता देखने को मिलती है। फिर आता है वनस्पति में विविधता किस प्रकार से है। तो भारत के अंदर देखें तो भारत के भौतिक स्वरूप में विविधता पाई जाती है, उच्चावच की विविधता मिलती है, वर्षा में विविधता के कारण भारत में अलग अलग प्रकार की वनस्पति है। जैसे 93% वनस्पति है वो उष्णकटिबंधीय वनस्पति है, 7% शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पति है। उसमें भी फिर वर्षा के आधार पर अलग, कहीं शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, कहीं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, कहीं मानसूनी पतझड़ वन है, कहीं मानसूनी सदाबहार वन है, कहीं शुष्क पतझड़ वन, कहीं शुष्क वन, अर्धशुष्क वन। तो अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है वो वहां के भूआकृतिक स्वरूप, वहां की वर्षा के अंदर विविधता के कारण। तो ये भी भारत की विविधता को प्रदर्शित करती है भारत के वनस्पति में। तो भारत एक ऐसा अद्भुत देश है जिसके बारे में भूगोलवेत्ताओं ने कहा कि भारत में जलवायु से संबंधित विविधता जितनी भारत में मिलती है वो किसी देश के अंदर नहीं मिलती। और भारत की एक निश्चित भौगोलिक स्थिति है जिसके कारण भारत को उप महाद्वीप की भी संज्ञा प्रमुख रूप से इसके अंदर दी जाती है। तो ये जो 6-7 कारक है वो प्राकृतिक विविधता को प्रदर्शित करते हैं भारत की। अब दूसरा आर्थिक विविधता किस प्रकार है भारत के आंतरिक में देखें। दूसरा है कृषि, यानी ये विविधता होने के बावजूद भी भारत के अंदर यानी उत्तर में हिमालय, दक्षिण के अंदर बंगाल यानी हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर एक प्राकृतिक रूप से यानी भारत को एक अद्भुत देवीय देश के रूप में परिभाषित करता है। और भारत ही एक ऐसा अद्भुत देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम रखा गया, वो है यानी हिंद महासागर हिंदुस्तान के नाम पर।
तो यानी एक अद्भुत विशेषताएं देखने को मिलती है। प्राकृतिक छटा के साथ, विविधता के साथ भारत को इस प्रकार से संगठित रखती है। भारत के प्रायद्वीपीय भारत को, जिसके अंदर यानी अनेक विभिन्नता होने के बाद भी भारत को एकजुट रखती है। प्राचीन काल में हुन, तुर्क, चंगेज इनके आक्रमण को रोकने का कार्य हिमालय करता था। हालांकि वो बात अलग है, उसमें भी लांग कर यानी वो लोग आए, और लेकिन फिर भी भारतीय संस्कृति का जो जाजल्यमान था, प्रभाव था, वो आज भी प्रमुख रूप से क्या है, कायम है। तो आर्थिक विविधताओं पर डिस्कस करते हैं। कृषि से संबंधित विविधता कि भारत के अंदर देखें तो वर्षा में असमानता है, वृष्टि में असमानता है, तो स्वाभाविक सी बात है, कहीं पर जल की अधिकता है, कहीं पर कम है। तो कृषि प्रारूप में विविधता मिलती है, कहीं पर व्यापारिक फसलें होती है, कहीं पर बागायती कृषि होती है, कहाँ खाद्यान्न फसलें की जाती है, कहीं शुष्क कृषि की जाती है। तो अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भौगोलिक दशाओं के साथ साथ भारत के आर्थिक स्वरूप को प्रभावित करती है कृषि, क्योंकि भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। तो इस प्रकार कृषि संबंधित विविधताएं भी भारत के अंदर देखने को मिलती है। तो वो कहीं न कहीं कोरिलेटेड है प्राकृतिक यानी धरातलीय स्वरूप से। तो ये दूसरा सिंचाई के साधनों में विविधता कि भारत के अंदर यानी अलग अलग क्षेत्र के भूआकृतिक स्वरूप में विविधता है, और उसी के कारण सिंचाई के अलग अलग साधन हैं। जैसे उत्तर भारत के अंदर नहरों का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, दक्षिण भारत में तालाबों का प्रयोग किया जाता है, पश्चिम भारत के अंदर कुओं का प्रयोग ज्यादा होता है। तो यानी ये विविधता कहीं न कहीं इसके प्राकृतिक स्वरूप और यहाँ की जलीय व्यवस्था के कारण है। तो ये भी एक आर्थिक स्वरूप में आता है सिंचाई के साधनों में विविधता। उसमें कहीं सब फव्वारों से सिंचाई की जाती है, का बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति का उपयोग भी प्रमुख रूप से किया जाता है। तो ये आर्थिक विविधता देखने को मिलती है। दूसरा, ऊर्जा के साधनों में विविधता कि ऊर्जा वर्तमान में यदि देखें एक बहुमूल्य संसाधन है आधुनिक युग के अंदर। तो ऊर्जा कहीं आज भी भारत के लगभग 55 से 60% विद्युत है, कोयले से उत्पादन होती है। इसके अलावा विद्युत, जल विद्युत का उपयोग भी किया जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में जैसे जैसे जहां साधन उपलब्ध होते हैं उसके अकॉर्डिंगली उस क्षेत्र के अंदर यानी अलग अलग प्रकार के साधनों का उपयोग किया जाता है। यदि हम देखें तो उत्तर भारत में नदियां हैं, तो वहां विशेष रूप से देखने को मिलता है जल विद्युत की व्यवस्था। मध्य भारत में कोयला निकलता है, कोयले का उपयोग किया यानी विद्युत के उत्पादन किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में यूरेनियम के यानी तापीय विद्युत गृह भी बनाया गया, जैसे अपने रावतक बहत्ता है, या महाराष्ट्र में तारापुर है, कर्नाटक में कल्पक्कम है। कई प्रकार के यानी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से भी उपयोग किया जाता है। अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर वायु पर्याप्त मात्रा में चलती है, तो कौन चक्की से भी ऊर्जा उत्पादन की जाती है। कहीं पर अपने राजस्थान में सौर ऊर्जा का भी असीमित संसाधन के सोर्स हैं, तो सौर ऊर्जा का उपयोग भी किया जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में ऊर्जा संसाधनों में विविधता देखने को मिलती है। खनिज संबंधी विविधताएं कि भारत के अंदर यानी भौतिक स्वरूप में विविधता है। वहां यदि हम देखें अलग अलग प्रकार की चट्टानें हैं, तो अलग अलग प्रकार के खनिज संसाधन हैं। जैसे प्रायद्वीपीय पठारी भाग या उत्तर भारत के अंदर जो छोटा नागपुर का पठार है, जो खनिजों का अजायबघर कहलाता है, वहां लोह और कोयला निकलता है। इसके अलावा चूना पत्थर, यदि हम पश्चिमी जाएं अपने राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान के अंदर या तो कोयला निकलता है, या चूना पत्थर, या क्रूड ऑयल कच्चा तेल निकलता है, या कुछ में हीलियम गैस के भंडार भी क्षेत्र में वहां निकलते हैं। मध्य भारत में जाएं, चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का विकास उस क्षेत्र में अधिक हुआ। तो यानी अलग अलग क्षेत्र, दक्षिण भारत के अंदर लोहा और कोयले की प्रधानता, तो अलग अलग क्षेत्र की चट्टानों में अलग अलग प्रकार के खनिज संसाधन निकलते हैं, चाहे उसमें धात्विक हो या अधात्विक। तो इस प्रकार ओवरऑल देखें तो यानी संसाधनों के अंदर विविधता देखने को मिलती है। यदि संसाधनों की दृष्टि से भी भारत का अजायबघर कहें तो राजस्थान को कहते हैं, किसी पठारी भाग को अजायबघर कहें तो छोटा नागपुर का पठारी भाग है। तो वो आ जाए। फिर औद्योगिक विविधता यानी किसी भी क्षेत्र के औद्योगिक काल कारखाने को निर्भर करते हैं कच्चे माल पर। तो कच्चा माल कृषि से उत्पादित भी हो सकता है, कच्चा माल यानी खनिज संसाधनों पर आधारित होता है। तो अलग अलग क्षेत्र की जो कच्चे माल के आधार पर उस क्षेत्र के अंदर अलग अलग औद्योगिक इकाइयां स्थापित होती है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि भारत में जूट उद्योग है, वो प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल में विकसित हुआ, क्योंकि कच्चा माल वहां पर था। सूती वस्त्र है भारत के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण में तमिलनाडु में विकसित हुआ, क्योंकि वहाँ कच्चे माल में भौगोलिक दशाएं अनुकूल थी। इसके अलावा लौह इस्पात उद्योग यानी उत्तर भारत के अंदर
बिहार, पश्चिम बंगाल उस क्षेत्र के अंदर विशेष रूप से देखने को मिला। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग कच्चे माल और वहां की दशाओं के आधार पर यानी औद्योगिक विविधताएं भी भारत के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा आर्थिक विविधता की बात करते हैं तो आवागमन के साधनों में विविधता कि भारत के अंदर यानी परिवहन के दो साधन हैं। कहीं पर सड़कों का विकास हुआ है, उत्तर भारत में रेल परिवहन का विकास हुआ है, कहीं पर यानी राष्ट्रीय राजमार्ग है, कहीं पर रेल परिवहन का विकास हुआ है, कहीं तटीय क्षेत्रों में जल परिवहन का भी विकास हुआ है, या जलीय राज्य मार्ग भी प्रमुख रूप से नदियों में बनाए गए। तो अलग अलग क्षेत्रों में यानी परिवहन के अंदर भी विविधता देखने को मिलती है। तो ये भी भारत में विविधता में एक विविधता को प्रदर्शित करती है। संचार के साधनों में विविधता कि भारत के अंदर यानी संचार के साधनों से तात्पर्य है कि यानी चाहे वो परिवहन के अंदर संचार के साधन हो, चाहे कुछ क्षेत्रों में बैलगाड़ी का उपयोग, ऊंट का भी प्रयोग किया जा रहा है आदिम क्षेत्र के अंदर या जो दुर्गम क्षेत्र है। कुछ क्षेत्रों में यानी प्रमुख रूप से बस सेवा का व्यवस्था की जाती है, कहीं पर रेल परिवहन का व्यवस्था है, कहीं पर यानी दूर संचार का भी उपयोग किया जा रहा है सूचनाओं को एकत्रित करने में, चाहे वो यानी मोबाइल क्रांति हो, टेलीफोन के माध्यम से भी सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। तो यानी संचार के साधनों में विविधता की जाती है। और भारत तो बड़ा एक ऐसा अद्भुत देश है जहां आध्यात्मिक चिंतन के द्वारा भी लोगों की भावनाओं या अध्यात्म के साथ भी यानी सूचनाओं का आदान प्रदान भी किया जाता है। ये भारत में ही एक अद्भुत यानी कला देखने को मिलती है कि यहाँ आध्यात्मिक चिंतन के द्वारा पूर्वार्ध के संचित प्रावों को प्राप्त किया यानी बताया जाता है। और आध्यात्मिक चिंतन के द्वारा यहाँ के ऋषि मुनियों और साधु संतों ने मुख्य रूप से क्या है एक रिसर्च किया, और उसमें भी यानी एक संचार के साधन के रूप में यानी संचार सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ। तो इस प्रकार भारत एक बड़ा अद्भुत देश है जिसके अंदर काफी विविधताएं देखने को मिलती है। तो ये आ गया आर्थिक विविधता के रूप में, जिसमें कृषि से संबंधित विविधता, सिंचाई के साधनों में विविधता, ऊर्जा के साधनों में विविधता, खनिज संसाधनों में विविधता, औद्योगिक विविधता और आवागमन के साधनों में विविधता, संचार के साधनों में विविधता। अब आता है जननांकीय मतलब जनसंख्या से संबंधित विविधता है। तो भारत के अंदर जनसंख्या काफी विशाल है, विश्व का सबसे बड़ा देश है जिसकी जनसंख्या लगभग 133 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। तो यहाँ की जो जनसंख्या है, जनसंख्या में अनेक जातियों के लोग रहते हैं, अनेक प्रजातियों के लोग रहते हैं, अनेक संप्रदायों के लोग रहते हैं, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, और उनकी अनूठी एकता के सूत्र में यानी पिरोने का काम, बांधने का काम करती है। ये संप्रदाय विभिन्न प्रकार के यानी अलग अलग क्षेत्रों में निवास करते हैं, जिनकी अलग अलग भाषा है, उत्सव है, कला है, नृत्य है, संगीत है, वेशभूषा, रीति रिवाज, ये अनेक प्रकार की विविधताएं आपस में यानी एकजुटता रखने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रमुख रूप से क्या है निभाती है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो भारत के अंदर काफी विविधताएं देखने को मिलती है। दूसरा यदि हम देखना चाहें तो भारत के अंदर यानी अलग अलग प्रकार के तीज त्योहार बनाए जाते हैं, अलग अलग संप्रदाय अलग अलग प्रकार के यानी पर्व मुख्य रूप से बनाता है, और उसमें आपस में एकजुटता, भाईचारा, प्रेम, सहयोग, सौहार्द का वातावरण है वो मुख्य रूप से बना रहता है। और वही भारत को एकजुटता बनाए रखने में बड़ा कारगर साबित होता है। तो इस प्रकार जैसे 2-3 दिन पहले ईद आया, आज यदि हम 21 तारीख को हम बात करते हैं रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन के यानी भी एकजुटता का प्रतीक है, भाईचारा, प्रेम का प्रतीक है, क्योंकि महाराजा बलि ने यानी मुख्य रूप से दान के लिए जाना जाता था। तो उसमें भी कई कौशलताएं भी क्यों बनाया जाता है, अब कौशलताएं भाई और बहन के प्रेम के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो ये भाईचारा जो प्रेम है, ये सामाजिक रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, ये भारत को यानी एक अनूठा देश बनाती है। भारत में सामाजिक समरसता, एकता, भाईचारे को कायम करने में ये जो हमारे विभिन्न प्रकार के पर्व हैं, विभिन्न प्रकार के मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं,
और मत्स्य, ये जो है विभिन्न प्रकार की विविधताएं हैं, फिर भी लोगों में यानी एक सामाजिक समरसता का माहौल प्रमुख रूप से अडॉप्ट करते हैं। तो ये जननांग की विविधता होने के बावजूद भी भारत के अंदर यानी एक ऐसी अनुपम एकता मिलती है। क्यों? क्योंकि अनेक प्राकृतिक, आर्थिक और जननांग की विविधता होने के बावजूद भी हमारे को प्रकृति ने एक ऐसा अनुपम उपहार दिया है, वो दिया है विविधता में एकता। और विविधता हमारे यानी प्राकृतिक स्वरूप में विविधता है, आर्थिक स्वरूप में विविधता है, जननांग के स्वरूप में विविधता है, लेकिन फिर भी भारत को एक अखंड भारत बनाए रखने में यहाँ के जो 133 करोड़ लोग हैं उनमें प्रेम, सहयोग, भाईचारा, सद्भाव का जो संदेश है वो एकजुटता और अखंडता को बनाए रखने में अपूर्णीय योगदान प्रमुख रूप से देता है। और हमारे आपस में एक रूपता, समरसता का प्रतीक के रूप में मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के यानी पर्व, त्योहार भी मुख्य रूप से इसमें बनाए जाते हैं। और इस प्रकार सद्भाव, समरसता के भाव हमें सबका कल्याण हमारी संपन्नता में निहित है। तभी तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि मा कश्चित् भाग भवे। सभी सुखी रहें, सभी यानी का कल्याण हो। तो ये हमारी जो यानी विश्व बंधुत्व की जो भावना है, ये हमें एकजुटता को बनाए रखने में यानी अनुपम यानी एकता प्रदान हमें प्रमुख रूप से क्या है करती है। तो इसी प्रकार यदि हम इतिहास में जाएं तो अनेक विदेशी आक्रमणकारी यहाँ आए, भारतीय संस्कृति के अमिट छाया के नीचे वो अपने को यानी घुल मिल गए। तभी कहते हैं सिख अलग अलग प्रकार के संप्रदाय आए और भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए। तो सभी संस्कृतियां मिट गई, लेकिन भारतीय वैदिक सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता या पौराणिक सभ्यता है, वो आज भी कायम है। उसमें कहीं न कहीं इसमें एक लचीलापन है, उसमें सामंजस्यशीलता के कारण ही भारत में एकजुटता, एकता, अखंडता के दर्शन प्रमुख रूप से क्या है देखने को मिलता है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में कुछ यानी मैं यूं कहूं विदेशी ताकतें या जो स्वार्थी सोच वाले व्यक्ति हमारी एकता और अखंडता को यानी तोड़ने का काम करते हैं। तो उससे कई प्रकार के सांप्रदायिक असौहार्द का वातावरण बनता है, जिससे कई प्रकार की सांप्रदायिक घटनाएं भी प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। जैसे मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर के पूर्व नेता ने बयान दे दिया कि जम्मू अफगानिस्तान की तरह हमारा माहौल हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो उसमें यानी संकीर्ण मानसिकता दर्शाती है, और उसका फिर मुंह तोड़ जवाब हमारे 133 करोड़ के लोग भी देते हैं। और यहाँ के विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियां वो भी यानी एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपने यानी एकजुटता मुख्य रूप से क्या है प्रदर्शित करती है। तो ओवरऑल यदि हम देखें तो हमारी सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा व राष्ट्रीय गौरव के लिए हमें एकता को बनाए रखना हर संभव प्रयास करना चाहिए, और हमें हर कीमत पर इसको बनाए रखना चाहिए। इसी के साथ मैं अंतिम शब्दों में कहूंगा कि विविधता, एकता, भाईचारा, शांति, सद्भाव को बढ़ावा देती है। क्या? यानी विविधता में एकता, भाईचारा, शांति, सद्भाव बढ़ावा देती है। दूसरा कथन के रूप में कहूं तो विविधता में एकता बेहतर समाज बनाती है। विविधता में एकता बेहतर समाज का निर्माण करती है। इसके अलावा संभावनाएं अनंत है, संभावनाएं अनंत है जहां विविधता में एकता मौजूद है। संभावनाएं अनेक है जहां विविधता में एकता मौजूद है। तो इस प्रकार हमें जाति पाति का बंधन तोड़ कर भेदभाव मुक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए हमें अपने विभिन्न प्रकार के जो सांस्कृतिक धरोहर है उनको भी संरक्षित करना, शिक्षा के जगत में भी संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठकर देश हित, राष्ट्र हित निर्माण में अपना अमूल्य योगदान अपने देते रहें। इसी के साथ
जात पात के बंधन तोड़ो, भारत को जोड़ो, भारत को जोड़ो। जात पात के बंधन, क्योंकि हम संकीर्ण मानसिकता में आकर छोटी छोटी जाति विशेष के आधार पर ये व्यंग्यता करते हैं या संकीर्णता रखते हैं, उससे क्या होता है, एक यानी असंवेदनशीलता का माहौल है वो मुख्य रूप से क्या है, क्रिएट होता है। तो इसी के साथ अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता। अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता। अनेकता में एकता हमारी शान है, इसलिए तो हमारे भारत है वो महान है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।